नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदवी गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी हमने 5वीं इकाई आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का परिचय लिया हुआ है। प्रथम भाग है, इसमें हम लोग आज बात करेंगे निबंध, उपन्यास, कहानी और नाटक के बारे में। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपके संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टराज आ जाते हैं। ये हम इसके दूसरे भाग में डालेंगे। तो आज हम लोग प्रथम भाग में इसके निबंध और उपन्यास, कहानी और नाटक के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का परिचय, ये हमारा क्वेश्चन हमारे पेपर में लगा हुआ है सेमेस्टर में 5वीं इकाई, जिसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं हैं। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हमारी संस्मरण, रेखाचित्र आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले गद्य क्या होता है। आज हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर गद्य से आशय क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जब वो विधाओं के बारे में, तो आपको बाद में जानकारी होगी, पहले आपको गद्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गद्य क्या होता है। तो लिखा हुआ है, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध संरचना को गद्य कहते हैं। अर्थात जिसमें कोई छंद नहीं होता, कोई ताल नहीं होती, किसी लय से नहीं गाया जाता, जिसमें कोई तुकबंदी से मुक्त होता है, एक विचारपूर्ण, एक वाक्यबद्ध संरचना को गद्य कहा जाता है। गद्य शब्द गद्य धातु में यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है और गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। हम जो नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, जो एक दूसरे से बात करते हैं, वो गद्य के माध्यम से करते हैं। पद्य क्या होता है? जिसमें हमारे रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, जिसको गाया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम गाकर तो बात नहीं करते ना, हे तुम कहाँ आ रहे हो, नहीं ना, हे आप कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग गद्य से, सामान्य बोलचाल में हम लोग इस तरह से बात करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, हिंदी गद्य की विधाओं को वर्गीकरण की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि गद्य को हम लोगों ने 2 भागों में पार्टिसिपेट कर दिया इसका। प्रथम वर्ग में हम ले लेते हैं प्रमुख विधाएं। प्रमुख विधाएं जैसे कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना को रखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारी प्रमुख विधाएं हो गई हैं। मतलब एक तरह से हम कहते हैं गद्य में मेन जो मानी जाती हैं। इसके अलावा द्वितीय वर्ग में हम गौण या प्रकीर्ण विधाओं को रखते हैं, जिसके अंतर्गत आपके आगे जीवनी आ गई, आत्मकथा आ गई, किसी की यात्रा वृत्त आ गया, गद्य काव्य आ गया, संस्मरण हुआ, रेखाचित्र हुआ, रिपोर्टाज हुआ, डायरी हुआ, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है आपके गौण में। समझ गए हम लोग? एक इसमें आ गया है आपका प्रमुख और आपके गौण, दोनों का आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों की, कि इसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाटक, एकांक की बारे हमारे प्रमुख में आ जाएंगे और गौण में आपकी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम, जो प्रमुख होते हैं ना, ये काफ़ी लॉन्ग आते हैं और ये जो गौण होते हैं शॉर्टली हम लोग इनको लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं, हम लोग इसके जानेंगे इसको आगे और अच्छे से। प्रमुख विधाएं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत इतने विपुल साहित्य का सृजन हुआ है, यानी कि इस गद्य साहित्य में इतना अधिक सृजन हुआ है कि उन सभी का नामोल्लेख करना भी एक पुस्तक लिखने के समान होगा। यानी कि अगर हम लोग गद्य विधाओं को चर्चा विमर्श करने लगे, कुछ डीपली हम लोग इसके बारे में बात करने लगे, तो सच में बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगा कि प्रमुख एक पूरी किताब लिख दो। इस तथ्य की दृष्टि रखते हुए हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो हमने इस वीडियो में एक छोटा बहुत संक्षिप्त रूप इनका लिया गया है। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एक सिलेबस कवर अप करवा रहा हूँ, इसके ज़रिए थोड़ी थोड़ी आपको इसकी अच्छे से नॉलेज हो जाए। अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है तो हमें बता दीजिए, हम लोग इसकी एक डीपली अलग से। बच्चा एक नाटक, अगर हम लोग एक विधा पकड़ेंगे ना, जैसे हमने कोई नाटक देखा तो उस पर ये एक पूरी 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी हमारी। बट हमें तो पूरा सिलेबस कवर अप करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो हम लोग इसकी देख लेते हैं। छोटी संक्षिप्त रूप मैंने इसमें प्रस्तुत किया है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरह से वो क्या कहना चाह रहा है। और बाकी डीपली चाहिए तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर या हाँ टेलीग्राम पर हम लोग इसकी PDF शेयर कर देंगे, वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बच्चों निबंध को। हिंदी गद्य में निबंध हम लोग पहले उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य में गद्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा है, भारतेंदु युग से गद्य का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी में निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द के प्राय के रूप से व्यवहार होता है। आता है ना कि हमारे काऊ पर ऐसे लिखो, माई स्कूल पर ऐसे लिखो, तो ये उसी से रिलेटेड आया हुआ है हमारा निबंध। ऐसे शब्द का अर्थ है प्रयास, अर्थात किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास ही ऐसे है। बच्चों जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? जैसे आप सबकी अंडरस्टैंडिंग होगा, काऊ, गाय पर ऐसे लिखो, तो उसमें क्या बताते हैं? गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं। तो उसमें बच्चा प्रयास करता है कि उसको बच्चा बताता है कि उसको क्या क्या नॉलेज है उस चीज़ की। वो एक प्रयास करता है उस विशेष वस्तु विषय के बारे में बताने की। ठीक है, साधारण अर्थ में निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। इस आधार पर निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें प्रयत्नपूर्वक एक एक वाक्य को जमा जमा कर रखा जाता है। यानी कि निबंध के अंतर्गत वाक्यों को इस प्रकार से रखा जाता है कि हर एक शब्द का बहुत डीपली उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। मतलब जब एक निबंधकार निबंध लिखता है तो वो जरा जरा सी चीज़ों को भी बहुत सोच समझ कर, बहुत जमा जमा कर लिखता है, बहुत गहराई से अध्ययन कर लिखता है। निबंध शब्द को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय ने कहा है कि बच्चों एक एक परिभाषा अगर आपसे पूछता है निबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त करो, या हिंदी गद्य विधाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो निबंध के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ समझ ही जाएंगे इससे। बट एक अगर आप लोग परिभाषा लिख देंगे ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वो यह सोचेगा कि ठीक है, इस बच्चे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है निबंध के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। एक एक राइटर की आप लोग एक कोटेशन जरूर लिख के आए। देखते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता तथा आवश्यक संगति को संबंधता के साथ किया गया हो। बच्चों देखो, परिभाषाएं जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब इनका हम लोग अर्थ भी नहीं निकाल सकते एक तरह से, और समझ सकते हैं इसको। हमको थोड़ा मैं देखो क्या बता रहे हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, निबंध जो है उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार, कि उसका आकार सीमित रहेगा और उसके अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन मतलब बिल्कुल निजीपन से होता है। मतलब अपने आप को ढाल कर वो उस निबंध को लिखता है। उसमें सजीवता होती है, मतलब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो साक्षात्कार हो रहा है उससे हमारा। और संगति मतलब कि आपको लगेगा कि हमसे ही मिला जुला हुआ है कुछ। अगर आधुनिक काल के आप लोग निबंध देखेंगे तो आपको अपने ही वातावरण के आसपास घूमते हुए वो नजर आएंगे। आगे देखो क्या दिया हुआ है निबंध के बारे में। निबंध की विषय सीमा मानव स्वभाव के समान विस्तृत है। देखो बच्चों, निबंध हम लोग कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, जितना ह्यूमन का नेचर है उसी के समान उसका विस्तृत है। जिस तरह से वो जितना जितना समझ पढ़ता जाएगा लिखता जाएगा, उसको लिखते रहो निबंध को। ऐसा नहीं है कि उसका अंत हो जाए, मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट वो बता रहा है कि मानव स्वभाव के समान विस्तृत है। अब मानव का स्वभाव जैसा है उसी के समान विस्तृत है वो। अब तक आप किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में सोच रहे हैं तो आप तो लिखते ही रहेंगे ना उसके बारे में अच्छे से। जितना और आप सोचेंगे उतना ज़्यादा उसके बारे में जानेंगे, लिखते रहेंगे। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, मेंटेलिटी के बेस पे लिखा जाता है, तथापि इसका संबंध हृदय तत्वों से भी होता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धि के आधार पर ही इसको रचना कर दी गई, नहीं। अगर निबंध बिल्कुल आपका माइंड से रिलेटेड होगा, सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा तो बोरिंग चला जाएगा, बोर होता चला जाएगा धीरे धीरे। निबंध में ना एक तरह से पढ़ रहा है तो बच्चों उत्साह भी आना चाहिए, उसके भावों को भी टच करना चाहिए, वो उसके परिवेश वातावरण आसपास के समय जो चल रहा है उसको भी छूता हुआ होना चाहिए, ताकि उसको उसमें रुचि लगे निबंध में। तो उसका संबंध हृदय तत्वों से भी होता है, मतलब कि भाव होते हैं उसमें, उसको दिल को छूने वाला भी होना चाहिए। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। बच्चों जो लेखक है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, क्योंकि जब कोई निबंधकार लिखता है तो वो, इसमें देखो मैं आगे लिखा हुआ है, निबंध में लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है।
यानी कि लेखक जो है वो खुद से ही परीक्षण करता है, उसका खुद से ही व्याख्या करता है, तो निबंध में आपको एक लेखक की पूर्ण रूप से छवि दिख जाएगी। अगर आप किसी राइटर का या किसी लेखक का कोई निबंध पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उसके लेखक की छवि, उसका व्यक्तित्व भी आपको जान पड़ेगा कि यह व्यक्ति या यह लेखक किस तरह का अपना व्यक्तित्व रखता है। निबंध आत्मपरक होता है। वह एक छोटे आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। मतलब कि निबंध आत्मपरक है। इसे मान सकते हैं ये छोटे आकार की ऐसी रचना है, यानी कि छोटा होता है निबंध ऑब्वियसली। मतलब मैं वो बस जो निबंध मतलब कि वो माइंड में इतने सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि वो निबंध को कितना ही बढ़ा चढ़ा के या ये कितना ही बढ़कर लिख सकते हैं, विस्तृत या छोटे आकार का इसलिए, क्योंकि निबंध छोटे आकार का होता है, यानी कि छोटा ही लिखा जाता है, जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा, जिसमें नॉर्मली जो गद्य होते हैं ना उसकी अपेक्षा थोड़ी रोचकता होती है, एक्साइटमेंट होता है कि बच्चा पढ़ता है ना तो बड़ा एक्साइटेड फील करता है, रोचक लगता है। सजीव साक्षात्कार होता है हमारे वातावरण से, जैसे पेड़ पौधे का चित्रण कर रहे हैं तो बिल्कुल सजीवता हो जाएगी। और अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। ऐसा नहीं है आर्टिफिशियली कुछ हम लोग लिख दें, नहीं, उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकलना होना चाहिए उसका। निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध रचना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से निबंध को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो बच्चों, निबंध के हम लोग देखना चाहें तो ऐसे तो हम लोग अगर निबंध के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत सारी इसके भाग निकल जाएंगे कि किस प्रकार के निबंध होते हैं, किस तरह से उसमें क्या क्या होता है। अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे हो आ जाएंगे। पर लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला क्या लिखा है? वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता मतलब कि किसी वस्तु को स्थिर रूप में देखना, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है कि मतलब कोई बिल्डिंग्स वगैरह है, ताजमहल है, तो उसकी वर्णनात्मक होगी, ठीक है। उसकी जो हम लोग अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो उसको वर्णनात्मक लिखेंगे, क्योंकि हमने उसको स्थिर रूप में देखकर उसका वर्णन किया जा रहा है। अब आता है विवरणात्मक। विवरणात्मक क्या होता है? इसमें किसी वस्तु को उसके गतिक रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है, क्योंकि उसका विवरण किया जा रहा है। बच्चों, विचारात्मक आपको सबको पता है, इसमें विचार होती है, विचार की प्रधानता होती है, तर्क होते हैं इसके अंतर्गत। भावात्मक, भाव से रिलेटेड होता है, हृदय को छूने वाला होता है, ठीक है, भाव प्रधान होता है इसमें। तो इस तरह के निबंध होते हैं, आप लोग देखेंगे तो। अब देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगी से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? भारतेंदु युग से, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ कौन से युग से माना जाता है, तो कौन से युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। निबंध ही नहीं, गद्य की कई इकाइयों का प्रचलन भारतेंदु से होता है। बच्चों, केवल निबंध ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे इसकी गद्य विधाएं हैं, आपकी कहानी हुई, आपके नाटक हुए, ये सब कहाँ से आए हैं? आपके भारतेंदु युग से इनका प्रारंभ होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं, यानी कि आज के युग के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत अनुकूल हैं। आज के परिवेश को ध्यान में रखकर इनकी डिमांड बढ़ती गई, तो इनका आपका परंपरा का प्रारंभ भी होता गया। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ निबंधकार लिखे हुए हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको याद कर लीजिए। वो आप लोग लिखेंगे इसके आंसर में कि कुछ निबंध प्रमुख इस निबंधकार या प्रमुख निबंधकार कुछ इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी। ये आपके यानी कि इन्होंने, इन लेखकों ने हिंदी निबंध की परंपरा को आगे बढ़ाया है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं उपन्यास की। देखिए क्या है, उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम और सशक्त विधा है, ठीक है, आज के समय की सर्वप्रिय और सशक्त विधा है। उपन्यास में मनोरंजन का तत्व तो निहित रहता है, एंटरटेनमेंट तो रहता है, साथ ही इसमें जीवन की बहुमुखी छवि को व्यक्त करने की भी क्षमता होती है। जो व्यक्ति के जीवन की बहुमुखी छवि है ना, जो स्टेजेस हैं, दुख सुख, वो सब इसमें प्रकट होती हैं, इसमें क्षमता होती है इसको प्रकट करने की। उपन्यास शब्द का अगर हम अर्थ की बात करें तो उप का अर्थ होता है निकट या सामने, और न्यास यानी कि रखना।
अर्थात सामने रखना। इसमें प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। अब देखते हैं, किंतु इस अर्थ में आजकल उपन्यास का प्रयोग नहीं होता। आज के टाइम में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते। हिंदी में उपन्यास को अंग्रेजी के नॉवल शब्द का पर्याय माना जाता है और हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ। ये याद कर लेना आप लोग कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1875 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपन्यास गद्य की विधा है जिसमें जीवन का व्यापक चित्रण रोचक एवं सजीव शैली में किया जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? बाबू श्याम सुंदर दास ने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा कहा है। ये एक हेडिंग है, यानी कि परिभाषा है। मैंने कहा है ना, एक परिभाषा आप लोग लिख कर आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं, हिंदी उपन्यासों के विकास में प्रेमचंद का सर्वाधिक योगदान है। बच्चों, प्रेमचंद ने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हुए हैं और सामाजिक जीवन और मानव चरित्र का चित्रण हुआ है। उन्होंने जो भी चित्रण किए हैं मानव चरित्र के या सजीव जीवन के, उनका चित्रण उन्होंने बिल्कुल साक्षात्कार किया है, बिल्कुल एकदम रियलिटी से बेस्ड पे किया है। उन्होंने कोई भी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बात नहीं की है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सम्यक सामाजिक जीवन से संबंध करके एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने बिल्कुल उसकी समाज से रिलेटेड करके उनसे जोड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझते हैं। ये मानते हैं कि अगर वो उपन्यास लिख रहे हैं तो वो ह्यूमन का जो चरित्र है उसी के समक्ष होना चाहिए। यानी अगर आप इनका उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये किसी मानव के सचित्र वर्णन है, मतलब एकदम चित्र रूप वर्णन है। मतलब एक एक स्टेज चित्र बनते जाएंगे आपके मस्तिष्क में उसके बारे में। इनकी दृष्टि से मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये हेडिंग लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इनकी दृष्टि से मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, कि एक उपन्यास को क्या होना चाहिए? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना चाहिए और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इस युग में प्रेमचंद ने निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसे सशक्त उपन्यास हिंदी को दिए। प्रेमचंद्र आ गए आपके उपन्यास में, इनके उपन्यास भी आ चुके हैं। निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसे सशक्त उपन्यास। ठीक है, याद करेंगे आप। प्रेमचंद के पश्चात उपन्यास काल को दो भागों में विभाजित हो गया, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र उपन्यास। दो भागों में आपका इसके डिवाइड हो गया है। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे ना तो बेटा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, हम इनका किसी और दिन अच्छे से डीपली चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि इसमें हम लोग कहना क्या चाहते हैं, उपन्यास, ये कहानी वगैरह होती क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपन्यास देखो बच्चों, बाणभट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जा सकता है। कुछ लोग जापानी भाषा के में 1007 ईस्वी में लिखा गया जैन जी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का सबसे पहला उपन्यास मानते हैं। बच्चों, आपको इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर वो मिल जाएगा उपन्यास। मतलब कि अगर आप कुछ भी देखेंगे तो हिंदी हिस्ट्री में आपको एक पक्का कुछ भी नहीं मिल पाता। एक हम लोग सिर्फ मान सकते हैं क्योंकि वहाँ का कोई हमें अतीत का कोई बच्चा मतलब कोई प्रूफ तो दे नहीं रहा। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, याद रखेंगे इसको। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं और इसी के आगे कुछ और भी हैं जिनको माना गया है। देवरानी जेठरानी की कहानी, लेखक पंडित गौरीदत्त, सन 1870 ईस्वी। और एक है श्रद्धा राम फिल्लौरी की भाग्यवती को भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी के नीचे देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है मलयालम, मतलब कि ये वो हैं कि मलयालम का प्रथम उपन्यास क्या था? इंदुलेखा, जिसके रचनाकार 1889 में लेखक चंदू मेनन थे। तमिल में आ गया आपका प्रताप मुदालिया का रचनाकार हैं 1889 के लेखक मयूरम विद्यनायम पिल्ले। बंगाली में है दुर्गेश नंदनी, जिसके रचनाकार हैं 1856 ईस्वी में जो लिखा गया है, लेखक हैं इसके बकीम चंद्र चटर्जी। और मराठी में है यमुना पर्यटन, जिसके रचनाकार है 1857, लेखक बाबा पदम जी। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको एक याद रहेगा कि मलयालम का प्रथम
उपन्यास किसको माना जाता है? इंदु लेखा को। रचना काल है 1889। लेखक चंदू मेनन। तमिल में कौन सा माना गया है? प्रताप मुदलियाल। इसके रचना काल 1869। ठीक है, आप इस तरह से मयूरम वेदनायगर पिल्ले। बंगाली में है दुर्गेश नंदिनी। रचना काल 1865। लेखक बकरीम चंद चटर्जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये और हैं कुछ, याद करेंगे तो आप अच्छा रहेगा। प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। फणीश्वर नाथ रेणु के हैं आपके पर्थी, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि। अज्ञे के हो गए आपके शिखर एक जीवनी। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए भी। लिखना कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए इनको। लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर देगा सच में। नदी के दीप आ गए आपके अपने अपने अजनबी। जयशंकर प्रसाद की तितली कंकाल। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी, राग बिराग, सोनी घाटी का सूरज आदि। भगवती चरण वर्मा का है प्रश्न और मरीचिका, भोले बिसरे चित्र, रेखा पतन। ठीक है, और नीचे मैंने कुछ लेखक भी लिखे हैं इसमें उपन्यास के। राम नरेश त्रिपाठी, अज्ञे, वात्स्यायन हो गए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, नीला राहुल संस्कृतायन, भीष्म साहनी, ये सारे उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगर आप लोग उपन्यास लिखते हैं तो उसके नीचे लिखिए इस काल के प्रमुख उपन्यासकार ये हुए, तो वो सोचेगा हो बच्चे ने तो लेखक के नाम भी याद किए हैं। चलो भाई, ये सब पूरे में से पूरे नंबर दे दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। अब हम आते हैं बात कहानी पे। देखो बच्चों, अगर कहानी को देखा जाए तो कहानी का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी कहानियों का इतिहास भारत में सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही कहानियां भारत में बोली, सुनी और लिखी जा रही हैं। ये कहानियां ही हैं जो हमें हिम्मत से भर देती हैं और हम असंभव कार्य को भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब हम लोग सुनते हैं कि नहीं वीरों की कहानियां या कुछ मोटिवेट होते हैं हम कुछ कहानी को पढ़ के, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है हम भी आगे से मेहनत करेंगे। अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद ज़्यादातर कार्य पूरे भी होते हैं। शिवाजी महाराज को उनकी माता ने कहानी सुना सुनाकर इतना महान बना दिया कि शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। बच्चों, अब हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो मोटिवेट नहीं करती, सिर्फ एक मनोरंजन के लिए होती हैं, बट कुछ कुछ होती हैं जो आपको सच में मोटिवेट करती हैं। प्राचीन काल में हम लोग किसी वीरों की कहानियाँ पढ़ते हैं, हमारी रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ पढ़ते हैं तो एक उत्साह जागृत होता है कि एक स्त्री अपने बच्चे को पीठ पर लेकर किस प्रकार से उसने युद्ध किया, किस प्रकार से वो अंग्रेजों के सामने स्वाभिमान से लड़ी है, उसने अपना उनके प्रति वो निछावर नहीं हुई, उसके आत्मविश्वास आत्म सम्मान को उसने मतलब हम लोग इतने अच्छे गुणों को एब्जॉर्ब करते हैं कहानियों के माध्यम से, बहुत कुछ सीखते हैं। पर लेकिन हम लोग अगर इसमें हिंदी गद्य विधाओं में कहानियों की चर्चा करें तो आता है हिंदी साहित्य की प्रमुख कथ्यात्मक विधा है ये बच्चों हिंदी। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ। पिछले एक सदी में हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता आदि के दौर से गुजरते हुए सुदीर्घ यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की। यानी कि अभी हमारी रिसेंटली पिछली सदी में 20वीं या 21वीं सदी में हम देखते हैं तो हमारी जो कहानियों का जो स्तर रहा वो बहुत सुधार्य हुआ है, जिसमें आदर्शवाद को भी स्थान मिला, प्रगतिवाद को भी मिला, आंचलिकता, मनोविश्लेषण को भी हमने स्थान मिला है। आगे देखते हैं कहानी के बारे में और कुछ जानते हैं। जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाता है। यानी कि जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को, यानी किसी एक पर्टिकुलर तथ्य को अगर हम लोग एक नाटक का रूप दें तो उसको व्यक्त करने वाली और एक अपने आप में पूर्ण कलात्मक यानी कि पूरी की पूरी एक सजीवता गद्य विधा को कहानी कहा जाता है, जो पाठक को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से प्रभावित करती है। वो आपको इफेक्ट डालेगी। अगर इफेक्ट नहीं डाल रही तो बच्चों कहानी नहीं है, वो सिर्फ किसी ने उठाया और बस बेफालतू के लिख दिया। कहानी में भी बच्चों बहुत अच्छे से रिसर्च करनी होती है, बहुत ज़्यादा डीपली
पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को। सिर्फ बोल देना, लिख देना ये कहानी नहीं होती। हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प, आख्यायिका और लघु कथा, बच्चों इन्हें याद कर लेना, तीनों को पूछ सकता है, ये हार सकते हैं हमारे यहाँ। मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ही नोज अबाउट द थिंग्स, आदि भी प्रचलित है। कहानी में मानवीय संवेदना, देखिए बच्चों ये याद देखिए, अनुभूतियों एवं तथ्यों की रोचक व्यंजना होती है। यानी कि जो हमारी कहानी होती है उसमें मानवीय संवेदनाएं, हमारे इमोशनल्स होते हैं, अनुभूतियों एक्सपीरियंस होते हैं, तथ्य की रोचकता, किसी तथ्य बेस पे उस पर रोचकता होती है कि उस पर हम एक्साइटेड होते हैं उन तथ्यों को जान जान के, की व्यंजना होती है। साथ ही एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस कहानी का एक उद्देश्य जरूर होता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का प्रकाशन भी एक कहानी का लक्ष्य होता है। और कहानी के अगर आप लिख के आ रहे हैं तो कहानी में आप लिखेंगे कि कहानी के तत्व, यानी कि कहानी में निम्नलिखित 6 तत्व की प्रधानता होती है। कथानक, इनके बारे में हम लोग अगर बात करें तो बच्चों काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिलहाल आप लोग इतने ही तत्व ध्यान कर लीजिए। हम लोग आगे बच्चों हम लोग डाल देंगे इसका, चैनल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग इसके पूरे अच्छे से एक एक वीडियो बना के डालेंगे अगर आपको पढ़नी है कहानी के बारे में। पात्र एवं चरित्र चित्रण होते हैं। कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं जिसे, वातावरण, देश काल और भाषा शैली और शिक्षक है उद्देश्य, ये 6 के 6 आप लोग याद कर लीजिए। ये हमारे कहानी के 6 तत्व प्रधानता हैं जिनकी वे हैं। ठीक है, अब हम आगे एक इसके बारे में थोड़ा सा राइटर वगैरह के बारे में थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी में मौलिक कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद हुआ। मौलिक कहानियों का प्रारंभ, ठीक है, हिंदी कहानी का प्रारंभ नहीं, मौलिक कहानियों का प्रारंभ हिंदी में। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम अगर बात करें आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ एक प्रकार से द्वितीय काल से हुआ। बांग्ला भाषा से संपर्क, नई शिक्षा पद्धति, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, गद्य के परिष्कार आदि के परिणाम स्वरूप एक नई विधा का सूत्रपात हुआ। उस समय जो नई शिक्षा पद्धति आई, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चले, तो एक नई पद्धति का विकास हुआ, एक सूत्रपात हुआ नई विधा का, जिसके कहा कहानी। सरस्वती, इंदु, सुदर्शन आदि पत्रिकाएं हिंदी कहानियों की जननी हैं। हमें ये इनकी माँ है, ये सरस्वती, इंदु, सुदर्शन, जिनके हमारी ये कहानियाँ उत्पन्न हुई हैं। प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा, प्रियवंदा, मनु भंडारी, ज्ञानरंजन, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश, वाल्मीकि आदि हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। राइटर याद कर लीजिए, आप हो सके तो 5-6 कर लीजिए जरूर, या नहीं तो 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, और कहानी याद कर लीजिए उनकी, राइटरों की कौन कौन सी कहानियां हैं। बच्चों आगे भी बहुत ज़्यादा याद है, कॉम्पिटिशन वगैरह में बहुत पूछी जाती हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना, चीज़ें याद करनी है आपको। अब हम आते हैं हमारा 4th वन, नाटक। ठीक है, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्र एवं संवादों पर आधारित 1 से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं। किसे कहते हैं नाटक? रंगमंच पर, यानी कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाली, जो उस ईर्ष्या से, मतलब उस भावना से लिखी गई कि उसको स्टेज पर हम लोग परफॉर्म कर सकें, वो नाटक के अंतर्गत आती है। नाटक वस्तुतः रूपक का ही एक भेद है। कथा के पात्रों पर किसी अन्य व्यक्तित्व के रूप का आरोपण होने के कारण भी इसे रूपक कहा जाता है। यानी कि जो उसके पात्र हैं उस पर अन्य व्यक्तियों के रूपों का आरोपण होने के कारण भी इसे रूपक कहा जाता है। यानी किसी, हम लोग बात करते हैं अगर रूपक की, तो ये बताता है इसमें रूपक जो अन्य जो मतलब आधुनिक कहानी जीवन में जो नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करते हैं ना, रूपक। बच्चों मेरे माइंड से निकल रहा है अभी रूपक, हम आगे बात कर देंगे इसके रूपक की, मतलब क्या, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी इसके बारे में कि रूपक होता क्या है ना। चलो आगे देख लेते हैं फिलहाल हम। और अभिनय से संबंधित होने के कारण नाटक गद्य साहित्य के विकास में यह उल्लेखनीय है कि हिंदी में सबसे पहले नाटक साहित्य का विकास हुआ। बच्चों हिंदी में सबसे पहले किसका विकास हुआ? नाटक का। गद्य साहित्य में यह उल्लेखनीय है। ठीक है, नाटक के बारे में वैसे इतना ज़्यादा
कंफ्यूजिंग है ना कि बस क्या बताएं। हाँ चलो मैं आपको एक रूपक का वो बता देता हूँ, क्या उसको रूपक क्यों कहते हैं। बच्चों, नाटक जो है एक रूपक का भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा जाता है। एक्चुअली होता यह है कि अब जैसे कि हम लोग बात करें कि अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र का आरोप किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये है ना अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें रूपक कहते हैं, उसका रूप ले लिया जाता है एक तरह से देखा जाए तो नाटक के अंतर्गत। चलो आगे देखते हैं, इसे देख लेते हैं, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो बच्चों, बस आप एक बार समझ लीजिए कि नाटक है क्या। ठीक है, देखो इसमें क्या बताते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्वितीय युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति, समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को पूर्ण करते हुए करती जाती है। बच्चों, जो नाटक है वो एकांकी से ही थोड़ा सिमिलर आपको मिल जाएगा। एक तरह से आप देखेंगे आपको ना, अगर आप एकांकी पढ़ना और नाटक पढ़ना है, भले से नाटक थोड़ा दीर्घ होता है, थोड़ा लंबा होता है, पर उसका सूक्ष्म रूप एक तरह से एकांकी को कह सकते हैं हम लोग। इसलिए आपसे कभी कभी वो नाटक को एकांकी मंत्र करने के लिए पूछ लेता है, पूछ भी सकता है वो बेटा क्वेश्चंस में। तो ये चीज़ भी आप लोग याद करना कि एकांकी और नाटक में क्या डिफरेंसेस हैं। सामान्य से श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। जिन लेखकों ने एक अच्छे नाटक लिखे हैं उन्होंने एकांकियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी, बहुत श्रेष्ठ लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नाटककार लिखे हुए हैं। महाराजा विश्वनाथ सिंह जू, भारतेंदु हरिश्चंद्र को सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद को सब जानते हैं, जगदीश चंद्र माथुर हो गए, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जो फेमस नाटककार। ठीक है, तो ये नाटककार आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है बच्चों। कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह के लिए भी इससे सॉरी, थोड़ी सी बीच में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी गुरुकुल को, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगली वीडियो के लिए। और अपने सजेशंस, अपने विचार आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, ताकि हमें हेल्पफुल हो जाए आगे कि क्या क्या चीज़ें सुधारनी हैं हमारी, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आवर सक्सेस। और बच्चों, इसके दूसरे भाग में हम लोगों ने आपके लिए हिंदी की गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाएं को, जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज को लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। आपका ये पूरा 5वीं इकाई कंप्लीट हो जाएगी उसमें। ठीक है, धन्यवाद।